नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। सूबे में बीते 2 सालों से सरकारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, जिसके कई सारे उदाहरण हैं। प्रदेश के पूर्व मुखिया, उनके सचिवालय, विधायक और मंत्री रडार पर रह चुके हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया में भी उलझ चुके हैं। ताजा मामला पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर और उनके संबंधित अधिकारियों के यहां आईटी की दबिश का है, जिसमें 5 दिन से भी ज्यादा कार्रवाई हुई और तमाम दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही 37 लाख के आसपास की बरामदगी भी हुई। हालांकि भगत उस राशि को बैंक द्वारा आहरण करना बताते हैं। वे कहते हैं कि पूरे देश में गैर भाजपाइयों या राज्य सरकारों के खिलाफ टेरर पैदा करने का काम बीजेपी की सरकार करती है। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। अमरजीत भगत कहते हैं कि मेरे घर आईटी रेड करवा के मानसिक रूप से मुझे भी परेशान करने की कोशिश की गई। किसी आदिवासी नेता के घर इस तरह की कार्रवाई का पहला उदाहरण है और सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आदिवासियों को राजनीति करने का क्या अधिकार नहीं है? यदि ऐसा है तो हमें गोली मार दे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। भगत इस पूरी कार्रवाई पर आगे कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिसका समर्थन पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी करते हैं। अब बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जांच लंबित है। अपने कर्मों को छिपाने के लिए अपने वर्ग का सहारा लेकर ये नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। अमरजीत भगत जी कोई वर्ग, ये बात बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि अमरजीत भगत जी कोई वर्ग दोषी नहीं होता, व्यक्ति दोषी होता है। विष्णुदेव की सरकार है, सभी पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। तो आज हम भी छत्तीसगढ़ की इस बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे और बताएंगे ये जो सियासत चल रही है, जो पूरी कवायद है, इसके पीछे आखिर कौन है, क्यों इस तरह की सियासत हो रही है। इस प्रकार से हमारे कहने के बाद भी सभी बैंक से आहरित राशि जो घर में रखी थी ले गए। आज मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेरे घर में डिलीवरी केस होने हैं, जरूरत पड़ेगा तो मेरे को आप लोगों से मांगना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, चाहे जमीन का बात हो चाहे आरक्षण की बात हो, सब में मैंने मुखर होकर के विधानसभा के अंदर और बाहर पहले भी लड़ा है, आज भी सड़क में हम उसके लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारे आवाज को दबाने का कोशिश करे, हमको सरकार बर्दाश्त न कर पाए, तो मेरा कहना है कि ईडी और आईटी भेजने से अच्छा, ईडी और आईटी का टीम भेजने से अच्छा है कि हम लोगों को गोली मरवा दे। जांच लंबित है और अपने कर्मों को छिपाने के लिए अपने वर्ग का सहारा लेकर ये नई राजनीति की परंपरा चालू कर रहे हैं मेरे मित्र अमरजीत भगत जी। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि कोई वर्ग दोषी नहीं होता, व्यक्ति दोषी होता है और उसके कुकर्म दोषी होते हैं। उनके कुकर्मों की जांच होनी चाहिए और व्यवस्थागत रीति से ये मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, नियमावली के तहत सभी को न्यायगत तरीके से कार्रवाई होगी, उनको सहयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान रखने वाले खुद अपने गिरेबां पे पहले झांकें कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में वनांचलों पर और वनवासियों के विरुद्ध क्या अत्याचार किए गए हैं। अगर वो अध्ययन कर लेंगे तो शायद तक ये जो विषय वो उल्लेखित कर रहे हैं अपने बयानों में, वो करना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात है कि अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, स्थापित नेता है, अनेक बार के विधायक और मंत्री रहे हैं और उसको नाहक आईटी के द्वारा परेशान किया गया। 5-5 दिन तक के पूरे घर के लोगों को बिठा कर रखा गया और निकला कुछ भी नहीं। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी है लगातार छत्तीसगढ़ में या देश में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार रही है, विपक्षी नेता हैं, उनको प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का प्रयास, ताकि पूरी पार्टी में अब एक बार आईटी छापा पड़ गया तो उसके यहाँ आईटी छापा पड़ा, आईटी छापा पड़ा, यही हल्ला होना। लेकिन आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाया अमरजीत भगत बिल्कुल सही है।
मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। कुंवर सिंह निषाद जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, और पिंकी शिवराज शाह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो बात अमरजीत भगत कह रहे हैं कि आदिवासी हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये बात कहना कितना प्रासंगिक है कि आदिवासी नेता पर कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो आदिवासी है, या फिर उन्होंने किसी प्रकार का कुछ ऐसा कृत्य किया है जो कार्रवाई के घेरे में आता है? इसलिए मैंने दोनों बात कही है। आप लोगों को क्या लगता है, पहले वो जवाब ही सुन लेते हैं। देखिए, लगातार 5 दिन तक आईटी की टीम कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पूर्व मंत्री रहे उनके घर जाकर उनको, उनके परिवार को, साथ ही उनके स्टाफ को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यदि हम भाजपा के सरकार के खिलाफ बोले या उनके कृत्य के खिलाफ बोले, तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो इनकी टीम जो तैयार है, ईडी की आईटी को लगातार दबिश देकर उसे परेशान करने का काम करे। 5 दिन तक आईटी की टीम जब वहां रही तो ढाक के 3 पात निकला, खोदा पहाड़ निकली चुया, ऐसा ही तो हुआ। तो और एक आदिवासी नेता है, जनप्रिय नेता है और सरगुजा से प्रेरित करते हैं, निश्चित ही वो आदिवासियों के सच्चे हितैषी और आदिवासियों का एक मुखिया भी है। तो उनकी एक पीड़ित मन का उद्गार है कि एक आदिवासी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूं, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि एक आदिवासी नेता जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कर रहा है, उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन समाज के प्रति, एक वर्ग के प्रति भी उनका एक मैं समझता हूँ ये बुरा भाव है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी छवि बनाई है प्रदेश में जी, आम जनता में, और आज उसी का परिणाम है कि वो लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार जरूर दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया तो हार गया, और राजनीति में तो हार जीत का खेल होता है, लेकिन दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं तो दुर्भावना की वजह क्या है? प्रमुख वजह आप लोगों को क्या समझ में आई अभी तक? लगातार मैंने कहा ना कि हम लोग हमेशा जनता का साथ दिए, जनता ने जो हमें विश्वास उनके प्रति रहे, और इनकी दुर्भावना ये है कि लगातार परेशान करने का काम कर रही है, एजेंसियों को पीछे लगा रही है। पिछले समय आप देखना, लगातार 2 साल से ईडी और आईटी की टीम छत्तीसगढ़ के उन तमाम नेताओं को परेशान करने का काम किया है, उनके घर ईडी भेजने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने का काम किया है, और लगातार छत्तीसगढ़ के उन नेताओं के साथ साथ कारोबारियों को भी जो उनसे जुड़े उनको भी परेशान करने का काम किए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सरकार को जहां जहां उनको बदनाम, और अभी तो आप देख ही रहे कि जहां उनकी सरकार नहीं है, चाहे वो झारखंड में देखे, हेमंत सोरेन को उन्होंने किस हद तक कहां तक जाने को मजबूर कर दिया, उसके भी गिरफ्तार किए हैं। और अभी अपने बिहार में भी देखा है, नीतीश कुमार जो कुछ दिन पहले सुर बदले हुए थे कि कभी भी हो जाए लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और अचानक उनके सुर बदल कर भाजपा के साथ चले गए। तो ये केजरीवाल का देखो, आज केजरीवाल को भी इन्होंने लगातार उनके मंत्री और स्वयं केजरीवाल को भी परेशान करने का काम किया। और अभी आपने पंजाब का चुनाव भी देखा है, किस हिसाब से इन लोग धांधली करे। तो बीजेपी वाले जहां उनकी सत्ता, उनकी सरकार नहीं है, वहां की सरकार को केवल ईडी और आईटी के माध्यम से परेशान करने का काम कर रही है। ठीक है, पिंकी जी आप क्या कहेंगी? ये जो आरोप हैं ये इस बात को लेकर हैं कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है या जो भाजपा का नेता नहीं है, ऐसे नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। ये बात कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो ये भी कहा जा रहा है कि अमरजीत भगत जी पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो आदिवासियों के नेता हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है उन पर। जी जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। हाँ अब बोलिए। 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, और इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार अपने इन छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों के कार्यकाल में किए हैं, शायद ही मेरे ख्याल से संयुक्त मध्य प्रदेश रहा हो, हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देखें तो, या छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, मतलब इतने बद से बदतर स्थिति कभी नहीं रही। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आजादी का आज हम सब लोग
अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आज कि सेंट्रल की जो केंद्रीय टीमें हैं उनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आजादी का 75वीं सालगिरह हम सब मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और अगर हम पूर्व में जाएं तो हम देखेंगे कि अधिकतर समय कांग्रेस का ही शासन रहा है और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका स्टेटमेंट ऐसा आया है पूर्व में कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और लगभग 15 पैसा जमीन तक का जाता है। जबकि उनकी सरकार केंद्र में थी, उनकी सरकार राज्यों में थी, उनकी सरकारें जिलों में भी थी और जनपदों में भी उनकी सरकारें थी। मतलब जो चयन था कांग्रेस का ही था। कांग्रेस भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त थी कि उनके ही बड़े जो थे पदाधिकारी, उनका स्टेटमेंट इस तरह से आया कि हम मतलब जनता के साथ में हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम पैसा भेज रहे हैं, लेकिन बीच की स्थिति चयन ऐसी है कि आखिरी तक जाते जाते पैसा हमारा जीरो में पहुंच जाता है। ये कांग्रेस के नेता ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। आज मोदी जी कहते हैं कि 100 रुपए अगर मैं केंद्र से भेजता हूं तो 100 रुपए गांव तक का पहुंचना चाहिए। वो गारंटी देते हैं, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, इस बात को मोदी जी कहते हैं। और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति गलत करेगा उसके सही गलत का फैसला तो होगा ही। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला किया, इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों का नाम आया है। जिस तरह से पीएससी घोटाला, जिस तरह से डीएमएफ का घोटाला, गोबर का घोटाला और अमरजीत भगत जी की बात हो रही थी, उन्होंने अपने विधानसभा में जो वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राशन है उसमें भी बड़े घपलेबाजी, लगभग 67, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लगभग 67 लाख मीट्रिक टन का कुछ उसमें भी बवाल हुआ था। तो इस तरह से स्टेटमेंट आता है। तो अब आप ही बताइए, जब कांग्रेस के नेता फंसते हैं तो ये दोष देते हैं केंद्र की सरकार को या केंद्र की टीम को। लेकिन वास्तव में अगर आपको जनता ने जनादेश दिया था तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति कितने ईमानदार रहे, उस चीज को भी आपको महसूस करना चाहिए। अब जनता पहली जैसी नहीं है, मतलब हो चुकी है। मतलब और यही गलत करने वाले जो गलत करने वाले लोग हैं जी मतलब मैडम यही माना जाए कि ये बदले की कार्यवाही नहीं है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी प्रकार से बदले की कार्यवाही नहीं है ये। नहीं, देखिए, बदले की कार्रवाई नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और जो गलत करेगा, गलत व्यक्ति के साथ में गलत ही होगा। अगर इनकी टीम से ये आरोप लगाते हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, तो भाई जोड़ तोड़ मौके भाई होते हैं। अगर कांग्रेस गलत व्यक्तियों का साथ देगी तो फिर गलत के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकती। कहा गया है कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं चलाते हैं। कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो कैसे दूसरों के ऊपर कार्रवाई करती। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हमारी जो योजनाओं की राशि है वो सही लोगों को मिले। हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जी हम काम नहीं कर रहे हैं। जो गलत व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी भाजपा। तो कुंवर सिंह जी, आपने जवाब सुन लिया होगा। बीजेपी सिर्फ यही कह रही है कि कार्रवाई उन पर होगी जो कहीं से संलिप्त हैं, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसी। देखिए सर, जो बातें माननीय पिंकी जी कह रहे हैं, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जैसे लोग जो देश के हजारों करोड़ रुपया लेकर आज भाग गए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोले कि देश का काला धन वापस लाऊंगा, काले धन तो नहीं आए, सबके खाते में 15-15 लाख डालूंगा, वो नहीं आए। तो लगातार देश की जनता को इन्होंने गुमराह को झूठ बोलने का काम किया और आज भी वही कर रहे हैं। जब इनका पकड़ने की बात आती है तो ये कई प्रकार के स्वांग रखते हैं। धर्म को आड़े लाते हैं, मजहब को आड़े लाते हैं, शहीद को आगे लाते हैं। यदि इनके पास कोई विजन है, कोई काम है तो पता है, जिन्होंने कहा था कि हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज इन 9 सालों में बता दें 1-8 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए होंगे। ये केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं। जिस हिसाब से आज ये पूरे देश में सांप्रदायिकता की आड़ में राजनीति करना चाह रहे हैं। आज देश के सर्वोच्च धर्म जिसको हम लोग मानते हैं, शंकराचार्य जी, जब विरोध किए इनके रामलला की मूर्ति की स्थापना का, उनके बाद भी ये अपनी बात पर अडिग होकर ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज देश में लोकतंत्र को मजाक बनाकर फिर तानाशाही की ओर ये देश जाने की ओर अग्रसर है। केवल एक व्यक्ति विशेष का रह गया ये, और केवल व्यक्ति विशेष की जीत के कारण ये सरकार चल रही। देखो, अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, जब संसद में
तो सारे सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? फिर काहे का ये लोकतंत्र? देश का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, उसके बाद ये ऐसे नहीं हो रहा। हमारा लगता है कहीं कि अब संविधान की बात है कि नहीं है, ये संविधान को खत्म तो नहीं कर देंगे। जो सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, निश्चित ही लगता है अब देश में जनतंत्र या लोकतंत्र नहीं रहा है। रहे बात इनके बात करने की घोटाले की, छत्तीसगढ़ में जो पनामा जो आपका नान घोटाला हुआ था, पनामा घोटाला हुआ था, इसके समय भी पीएससी में घोटाले थे। यदि उनकी जांच करें तो फिर फेरी लिस्ट निकलते जाएगी। लेकिन ये चादर ओढ़ कर सो गए हैं, इनको कुछ दिखता नहीं। अब सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो मैं पिंकी जी से कहना चाहूंगा, पिंकी जी एक बार अपने प्रधानमंत्री जी कहिए कि जिन्होंने उसने वादा किया था लोगों को, जो ऐसा किया था। और हमारे छत्तीसगढ़ की बात देखिए, अभी चुनाव के पहले इन्होंने क्या किया था, 31 रुपया धान का खरीदी कर देंगे, सबके खाते में आएगा, कोई मतलब नहीं। 1200 करोड़ के उसने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन के नाम से रखा था, उसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं, केवल फॉर्म भराकर लोगों को झुंझुना पकड़ाने का काम किया जा रहा है। कर्जा माफी की बात इनके लोगों ने किया था, कर्जा माफी की बात इनके लोगों ने 2-2 लाख कर्जा तक की बात किया था, उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं। इनके जो विधायक आज पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि सभी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को, विधायक की पत्नी को, सारे शासकीय सेवक कर्मचारी को मिलेगा। लेकिन अब उसमें क्राइटेरिया रख दिया गया, तो ये केवल झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और आज देश की सबसे बड़ी संपदा जो छत्तीसगढ़ियों के लिए, आदिवासियों के लिए एक बड़ी बात होती है वन संपदा, आज हसदेव की लाखों पेड़ को काटकर उजाड़ कर ये क्या कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं? ये आदिवासी के साथ कैसा सम्मान, ये अत्याचार। और आदिवासी की सरकार यहाँ पर प्रदेश में है, उनको एक बार सोचना चाहिए कि कैसे हम जिस जंगल को हम लोग बचा नहीं सकते, उसे उजाड़ने का काम केवल एक अडानी के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। और यहाँ लाइन आर्डर पर देख लिए, हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैत। मेरे विधानसभा में अभी सामूहिक दुष्कर्म हो, जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का गुंडरदेह में आना होता है और 2 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हो जाते, उसके सभा के 3 किलोमीटर पहले जब मीडिया को जी बोलिए। चलिए मैं आपके, हाँ बोलिए। मैं जवाब ले लेता हूँ। हाँ, मैं आपकी बात पे जवाब ले लेता हूँ सर। पिंकी जी क्या कहेंगी? जी ये बात जो कह रहे हैं कुंवर सिंह जी, वो इसको लेकर है कि विधायक जी की, हाँ बोलिए। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। जी मैंने आदरणीय विधायक जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना और सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, आजकल कांग्रेस के हमारे साथियों का जिस प्रकार से डिबेट में वक्तव्य रहता है, कहीं ना कहीं शो करता है कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलता है। अगर पिछले समय सरकार में रहते हैं, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 महीने पहले ये जब सरकार में थे और जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस टाइम कांग्रेस के साथियों के मुंह से संवेदना के 2 शब्द नहीं निकलते थे। आज चिंता जाहिर कर रहे हैं, सही बात है। छत्तीसगढ़ में अगर हमारी बच्चियों के साथ में अनाचार की घटना होती है तो उसके लिए हम सब लोगों को विचार करके ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन आज से जब 2 महीने पहले ऐसी घटनाएं होती थी तो कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता के, ना कि सीएम के मुंह से भी संवेदना के 2 शब्द निकलते थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद में ऐसा क्या हुआ, आज डिबेट के माध्यम से हसदेव की चिंता कर रहे हैं। हसदेव के लोग जो पूरा परिवार लेकर के पानी में खड़े रहे, पेड़ से चिपक के खड़े रहे, तब भी कांग्रेस के प्रवक्ता का एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आप आज चिंता कर रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हम कितना विचार किए हैं। आपको कह दूं विधायक जी, सरकार को बने पूरी तरह से अभी 2 महीने नहीं हुए हैं हमारी, और सरकार ने घोषणा पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने किसानों को 3100 रुपए धान देने की कीमत देने की बात कही थी। निश्चित हम 3100 रुपए देंगे, क्योंकि धान खरीदी पहले शुभारंभ हो चुका था और योजना बना करके हमारे किसानों को जो अंतर की राशि है हम जल्द ही देंगे। महतारी वंदन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी चिंता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पर चिंता कर रहे हैं। काम चालू हो गया है, बजट में भी प्रावधान हो गया है, जल्द ही उसका लाभ भी हमारी बहनों को मिलेगा। आप आदरणीय मोदी जी की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने पहले ही कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं चलाते हैं। आप जब सरकार में थे आपने क्या कहा, आपने क्या किया है उसकी चिंता करिए ना। आप अगर सही काम कर लिए रहते तो विपक्ष में जाने की नौबत नहीं आती।
आप चाहे गोबर खरीदी की बात करें, चाहे अन्य बात करें, हर मामले में कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। आपने गांव गांव में युवा मितान खोला, आपने ओलंपिक के माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार किया, गांव में आपने गौठान समिति बनाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने मोबिलाइज किया, आपने महिला स्व सहायता समूह की बहनों, झूठ बोलने की बात कह रहे थे आपने महिला स्व सहायता समूह की बहनों के कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन उनसे काम छीनने का काम भी आपने कहा किया है। और सबसे बड़ी बात, आपने शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी पे 5 साल तक कांग्रेस मौन साधे रही, केवल समिति और कमेटी बनाकर ही आपने हिला हवाला किया। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने ठीक है चर्चा जी विफल है। और जहां बड़े बड़े, मैं अपने मूल बात पे आना चाहूंगी, जहां आज आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से अमरजीत भगत जी के घर में आईटी के छापे के बाद में जो बातें सामने आई हैं, जी, इस प्रकार से आज अमरजीत भगत चलिए अब चर्चा का समय भी समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। आज बड़ी बहस का मुद्दा था पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके निकटस्थ लोगों के यहाँ कार्रवाई, जिसके बाद बयान कुछ ऐसे आए जो बयां कर रहे हैं अमरजीत भगत की उस बात को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि मैं एक आदिवासी हूं। सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की है, वो कार्रवाई सिर्फ उन्हीं पर कर रही है जहां पर गैर बीजेपी नेता हो, और ऐसे राज्यों पे कार्रवाई हो रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है ही नहीं। ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए। केंद्रीय एजेंसियों को यह कहा गया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है अंदरूनी बातों से, ये सिर्फ कार्रवाई उस पर करती हैं जिसमें बीजेपी का लेबल ना लगा। ये बात हुई आरोप की। इस आरोप पर पूरी तरह से बीजेपी ने पलटवार किया है, लेकिन फिलहाल ये बातें खत्म होती हुई तो यहां दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।